Very good morning and अस्सलाम वालेकुम to all of you. सबसे पहले मैं कुरान की तिलावत के लिए 3 बच्चे जो न्यू होराइजन स्कूल के हैं उनको बुलाना चाहूँगा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है. या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा. O Prophet, verily we have sent you as a witness, a bearer of glad tidings and a warner. ए नबी, यकीनन हमने ही आपको रसूल बनाकर गवाहियाँ देने वाला, खुशखबरियाँ सुनाने वाला, डराने वाला यानी आगाह करने वाला भेजा है. वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही वसिराजम मुनीरा. And as one who invites Allah's grace by his leave, and as lamp spreading light. और अल्लाह की तरफ से बुलाने वाला, रोशन चमकता हुआ चिराग. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. And then give the glad tidings to the believers that they shall have from Allah a very great bounty. और मूमिनों को खुशखबरी सुना दीजिए कि उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा फजल है. Sadaqallahul Aliyyul Azim. Said truly Allah, the Most High, the Most Sublime. सच फरमाया अल्लाह ने जो बुलंद मर्तबे वाला और अजमत वाला है. नवेद हामिद साहब को दावत दूं कि वो इंट्रोडक्शन दें इस प्रोग्राम के बारे में, इस समिट के बारे में. जनाब सदर साहब, जनाब मूसा रज़ा साहब, फॉर्मर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जनाब अबू साले शरीफ साहब, जनाब सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, प्रेसिडेंट इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर, जनाब दाऊद मियाँ साहब जो चेन्नई से तशरीफ़ लाए हैं, अक़ायद मिल्लत मरहूम इस्माइल साहब के पोते हैं, जनाब इम्तियाज़ुद्दीन साहब जो शिकागो से तशरीफ़ लाए हैं, और हमारे बड़े अज़ीज़ बहुत ही प्यारे दोस्त इक़बाल अहमद साहब. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों और मेरी बहनों और नौजवान साथियों, मैं ख़ासकर नौजवान साथियों पर ज़ोर इसलिए दे रहा हूँ कि इस पूरे समिट का जो मकसद था और है, अगर आपने वो दावतनामा जो हमने भेजा था वो आपने देखा हो, तो हमने ये कोशिश की थी कि जो हमारे यहाँ छुपे हुए गौहर हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए. क्योंकि हमारे जहन में ये बात थी, जब ये मूसा साहब से बात हुई और दूसरे लोगों से बात हुई, कि जब तक ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करने वाले तमाम ऐसे लोग जो मिल्लत के लिए और मुल्क के लिए विज़न नहीं रखते, वो आइडेंटिफाई ना हो और उनसे गुफ्तगू ना हो और वो गुफ्तगू बैठकर आपस में ना करें, उस वक्त तक पूरी सोशल लीडरशिप के तस्वुर में रंग भरा नहीं जा सकता. 17 स्टेट से लोग यहाँ पर अभी तक तशरीफ़ ला चुके हैं, रजिस्टर करा चुके हैं, और मुस्तकिल यहाँ पर और लोग तशरीफ़ ला रहे हैं. हमने कोशिश की कि भाई तमाम तरह के लोगों को, प्रोफेशनल्स को, डॉक्टर्स को, इंजीनियर्स को, एडवोकेट्स को, बिजनेसमैन को, एंटरप्रेन्योर्स को, स्टूडेंट लीडर्स को, एकेडमिशियंस को, सबको दावत देकर ये कोशिश की जाए कि भाई ये जो नया जो नक्शा बन रहा है, इस नक्शे में हम कहाँ खड़े हैं ये सोचने की ज़रूरत है, और हमें कहाँ होना चाहिए ये भी सोचने की ज़रूरत है. प्रॉब्लम सब जानते हैं, प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए नहीं, बल्कि हमें क्या करना है उस पर गुफ्तगू करने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं. सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँगा कि आप तशरीफ़ लाए. 3 मिनट में आखिरी बात कह के, चूँकि मूसा साहब सदारती खुतबा देंगे, सिराजुद्दीन कुरैशी साहब हैं, वो अपने ख़यालात से हम सबको मुस्तफ़ीद करेंगे. और जो आज की इस इनागुरल सेशन के
जो स्टार स्पीकर हैं, जो कीनोट एड्रेस देंगे, जनाब अबू साले शरीफ साहब, वो हैं, वो मैं समझता हूँ वो ज़्यादा बोलेंगे ज़्यादा बेहतर है। 3-4 बातें कह के मैं आपसे रुखसत चाहूँगा। मैं हो सकता है बीच बीच में कभी कभी बोलूँ अगले 3 दिनों के अंदर कि देखिए कि हमारे यहाँ सोशल लीडरशिप क्यों नहीं, वो मैं अपनी बात बताता हूँ जो मैं समझता हूँ। सोशल लीडरशिप का तस्वुर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं, और मेरा मानना ये है कि a community which does not have a social leadership is doomed to perish, is doomed to perish। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप जरा गौर कीजिए 150 साल की तारीख, छोड़िए 150 साल की तारीख, गौर कीजिए 67 साल की तारीख, छोड़ दीजिए 67 साल की तारीख, गौर कीजिए पोस्ट 92 की तारीख, उसको भी छोड़ दीजिए और गौर कीजिए पोस्ट 2002 की तारीख। हम ये देखें कि कितनी विपदाएं हमारे ऊपर आई और हम कहां खड़े हैं और क्यों खड़े हैं। क्यों हमारे अंदर ललक पैदा नहीं होती। ललक सिर्फ मेरा मानना है कि इसलिए पैदा नहीं होती कि हमारा थ्रस्ट सारा पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनाने के ऊपर है। 92 के बाद एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जाल बिछना शुरू हुआ, लेकिन क्या वो पूरा मकसद हल कर देगा, ये भी एक सवाल है। इस पर गुफ्तगू अगले 3 दिनों के अंदर होगी। सोशल एक्टिविज्म को हमारे यहाँ फिलैंथ्रोपी से कंफ्यूज किया जाता है। सोशल एक्टिविज्म हैज नथिंग टू डू विद फिलैंथ्रोपी। चूंकि मेरा अपना मानना यह है कि खिदमत खल्क जब होगी जब खुदी को मारा जाएगा। जब खुदी को मारने का जज्बा पैदा नहीं होगा तो खिदमत खल्क कहां से होगी। और खिदमत खल्क जो है वो मैं समझता हूं कि जो इस्लाम का पूरा तस्वुर और नजरिया है उसमें सबसे पहले मकाम रखता है। वो फैमिली से शुरू होता है, वो पड़ोस तक पहुंचता है, वो कबीले तक पहुंचता है, वो मोहल्ले तक पहुंचता है, वो शहर तक पहुंचता है, वो मुल्क तक पहुंचता है और वो कौम तक पहुंचता है। तो ये सब ऐसी बातें हैं जिसको हमें जो नई जनरेशन है उसको बताने की ज़रूरत है, उनकी तरबियत करने की ज़रूरत है। मैं इस सम्मेलन में, इस समिट में आप सबका एक बार फिर इस्तकबाल करता हूँ। और 3 लोग जो इस समिट में जो अगर ना होते तो शायद हम यहाँ ना बैठे होते। एक हमारे दोस्त इकबाल अहमद साहब, एक अनहद की रूह रवा, एक मारूफ पूरे मुल्क में मारूफ चेहरा शबनम हाशमी, और एक हमारे नौजवान दोस्त आकिफ अहमद। ये 3 लोग ऐसे हैं जिनसे जब शुरू में मेरी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं होना चाहिए, और उस गुफ्तगू का और उस ताकत का जो तीनों ने दी वो नतीजा है कि हम आप सबको कन्विंस करने में कामयाब हुए कि आप यहाँ पर आए। और आपका आना इस बात की गम्माज़ी करता है कि आप उन अफराद में से हैं जो मिल्लत का दर्द लेकर यहाँ पे आए हैं और जिनका एक विजन है। With these words, I welcome you from my heart and express my gratitude for attending this summit. Thank you very much. बहुत शुक्रिया नवेद हामिद साहब। अब इस सुबह की जो सबसे अहम बात है, जनाब डॉक्टर अबू साले शरीफ साहब से मैं बरजस्ता गुजारिश करूँगा कि वो आएँ कीनोट एड्रेस के लिए। अबू साले शरीफ साहब ज़ाहिर है किसी तारीफ़ के या तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं। आप प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स की दुनिया के माने जाने माहिरीन में से हैं। आप सचर कमेटी के मेंबर सेक्रेटरी रहे हैं और इस वक्त वो यूएस इंडिया पॉलिसी इंस्टीट्यूट के चीफ स्कॉलर हैं। जहाँ तक यहाँ पे बहुत सारे चर्चे होते हैं दिल्ली में, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप पे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। और वो पॉलिटिकल लीडरशिप की तवज्जो ऐसी होती है कि उसमें देन लेन की बात होती है, जैसे शादी ब्याह में होते हैं कि आप किसको वोट देंगे, हम किसको वोट देंगे, और पावर ग्रैबिंग के बातें तजवीज़ें होते हैं। मगर ये सोशल समिट एक ऐसी चीज़ है
जहाँ पे आज बात होनी चाहिए, जो हो रही है कि जो अवाम इस धरती पे हैं, इस देश में हैं, कई तरह के लोग हैं, तो उसमें जो मुस्लिम आइडेंटिटी है, मुसलमानों का जो एज ए माइनॉरिटी कोई एक आइडेंटिटी है, तो उनका किस तरह का एक सोशल जिक्सा पजल है इंडिया में, उसमें उसका क्या रोल है, मुस्लिम भाइयों का, मुस्लिम बहनों का इस सोसाइटी में एक सोशल रोल क्या है। तो ये है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट इंडेक्स। नवेद भाई, ये अच्छा होता अगर कोई माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के अधिकारी हो या मिनिस्टर हो, वो इस प्रोग्राम में आते और बताते कि इंडियन गवर्नमेंट एंड डिफरेंट स्टेट्स कितने बहुत सारे पैसे अलोकेट करते हैं, खर्च भी हो रहे हैं, मगर हो सकता है कि जो टोटल अलोकेटेड फंड्स हैं वो पूरे खत्म नहीं हो रहे हैं, मतलब प्रोग्राम्स में कोताही हो रही है। तो उसको पूरे पैसे कैसा हम एक साल में खर्च कर सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि मुसलमानों को चीज़ ग्रास रूट लेवल पे नहीं दी जा रही है, वो इशू भी मालूम होना चाहिए। मूसा रज़ा साहब हैं यहाँ पे, कुरैशी साहब हैं, तो ये यहाँ के बड़े लीडर्स हैं, आप इन तक वो चीज़ पहुँचाइए कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है भाई, तो उस इशू को एड्रेस कर सकते हैं। और हमने सच्चर कमेटी के माध्यम से और इस डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट के माध्यम से, हामिद अंसारी साहब थे, उनके प्रेजेंस में हमने फिर डिमांड रखी है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाना चाहिए हर स्टेट में और नेशन लेवल पे। वो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन अपॉर्चुनिटीज देगी कि ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स ग्रास रूट में सॉल्व हो। ग्रास रूट के प्रॉब्लम्स के लिए हम दिल्ली नहीं आ सकते, ग्रास रूट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम स्टेट हेडक्वार्टर नहीं जा सकते। ग्रास रूट्स के प्रॉब्लम ग्रास रूट्स में डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल में सॉल्व होनी चाहिए। उसके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन एक बहुत ज़रूरी, इंडिपेंडेंट इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बहुत ज़रूरी है। वो किस तरह की होनी चाहिए, उसका नक्शा क्या होना चाहिए, उसके पावर्स क्या होना चाहिए, वो सब गवर्नमेंट ऑलरेडी, माधव मेनन कमेटी बनाई गई थी। माधव मेनन आफ्टर सच्चर कमेटी के बाद माधव मेनन जो कमेटी है ना, ये खाका इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन का पेश किया है। हमको वो फिर डिमांड रखनी चाहिए, उसके अंदर थोड़े तरमीमें ज़रूरत हैं। जब गवर्नमेंट वो टाइम आएगा हम आगे आएंगे कि उसके अंदर क्या चेंजेस ज़रूरत है, मगर हमें ये चाहिए। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन एक ऐसी चीज़ है जो गवर्नमेंट से जुदा रहेगी, मगर वो एक इंटेलिजेंट मैनर से हमारे प्रॉब्लम समझेगी। आज एक गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट को पास जाइए, वो अपॉइंटमेंट देने के लिए टाइम नहीं है, और अपॉइंटमेंट देगा तो 5 मिनट का देगा और 5 मिनट में 10 आदमियों को, दूसरे आदमियों को बात करेगा, वो आपको बात नहीं करेगा। मुझे मालूम है ऑफिसों में क्या होता है, आपकी बात आप पेश भी नहीं कर सकते। अपॉइंटमेंट भी लो तो वो बोलता है मैं बहुत बिजी आदमी हूँ। अरे पैसा लेता है गवर्नमेंट का, बिजी तो होगा वो, मगर हमारा भी काम तो करे। हमें क्यों दरकिनार हो रहा है, मुसलमानों को क्यों ब्यूरोक्रेसी साइडलाइन करती है, इस चीज पे भी हमें अंडरस्टैंड करना है। एंड वी हैव टू फाइट द ब्यूरोक्रेसी, इट इज आवर राइट, दैट इज व्हाट वी हैव टू गेट एम्पावर्ड। तो ये एक बात इक्वल अपॉर्चुनिटी। और लास्ट बात, हमने जो प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर थे और जो आज के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन तक ये बात हम पहुंचाए हैं कि हमारे पंचायतों में, हमारे म्यूनिसिपालिटीज़ में, हमारे कोऑपरेटिव्स में मुसलमानों को, पर्टिकुलरली मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को कोऑप्शन के द्वारा उनको कमिटीज़ में लिया जाए। अक्सर होता क्या है, पंचायत इलेक्शंस भी अभी पार्टी लाइन पे हो रहे हैं। अब मुसलमान थोड़ी हर जगह वो पार्टी लाइन में आके पंचायत में बैठने के क़ुव्वत नहीं है मुसलमानों में। कुछ जगह मुसलमान ज़्यादा नंबर्स वाले हैं, वो मसल फ्लेक्सिंग कर लेते हैं यूपी में, और वो बताते हैं कि मुसलमान सब लूट रहा है वहाँ पे। बट पूरे देश के अदर जगह में जहाँ पे मुसलमान की जो प्रपोर्शन है कम है, वहाँ मुसलमान इलेक्टेबल नहीं है, तो उनको पार्टनरशिप के अंदर जाना पड़ता है। इलेक्शन नहीं होता क्योंकि कास्ट बेसिस पे हो रहा है, रिलीजन बेसिस पे हो रहा है, पार्टी सिंबल बेसिस पे इलेक्शन हो रहा है, कम्युनिटी के एहसासात के बेसिस पे नहीं हो रहा है। तो अब हमें कैसे मालूम होगा कि हमारा गवर्नेंस इंप्रूव हो रहा है, हमें गवर्नेंस के पार्टिसिपेट है या नहीं? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 2006 में एक एक्ट बनाई थी, वो एक्ट मौजूद है सच्चर कमेटी में, पेज नंबर 188 में हमने रिप्रोड्यूस किया है कि उसी तरह का हर स्टेट में प्रोग्राम्स बनाएं जहां पे जो माइनॉरिटीज हैं,
जो एक्सक्लूडेड हो जाते हैं पंचायत में और लोकल गवर्नमेंट में, उनको कोऑप्शन के द्वारा उनको वहाँ पे लाया जाए, सो दैट द प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी हो और उनको गवर्नेंस और अपनी कम्युनिटीज़ और अपने लोकल एरियाज़ के बारे में एहसासात हो। तो ये एक ब्रॉड मैसेज मैं देना चाहता हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दिस प्रोग्राम इज़ ऑर्गेनाइज। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर अबू सालेह शरीफ साहब। बहरहाल अब मैं सिराजुद्दीन कुरैशी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो कुछ कहें। मैं आप सबका यहाँ पे ख़वातीन हज़रात का, डेलीगेट्स का एक सवाल करता हूँ। आज जिस मकसद के लिए हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि अगर उसके अंदर 5% से 10% तक भी हमको कामयाबी हो जाए तो इस समिट का मकसद हल हो जाएगा। मेरी आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि हिंदुस्तान के अंदर 20 करोड़ 25-30 करोड़ जो भी हमारे आदत शुमार हैं, उसके अंदर से आज तक कोई एक लीडरशिप हम लोग पैदा नहीं कर पाए पिछले 68 साल के अंदर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है, मैं समझता हूँ सबसे अच्छा रास्ता है। हमको अपने पैरों पे खुद खड़ा होना चाहिए, ये सबसे अच्छा रास्ता है। बहुत शुक्रिया सिराजुद्दीन कुरैशी साहब। और अब मैं प्रेसिडेंशियल एड्रेस के लिए गुजारिश करूंगा जनाब मूसा रज़ा साहब से, जो मोमिन के भी प्रेसिडेंट हैं। जनाब मूसा रज़ा। नवेद हामिद साहब और मैंने मिलकर 1999 में मोमिन का इदारा कायम किया था, मूवमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम इंडियंस। और 15-16 बरस से हम लोग इस पर काम करते आए हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि इस वक्त कौम एक डेफिनेटली क्राइसिस का सामना कर रही है। हिंदुस्तान में नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान में सबसे कम सामना है, मगर आलमी सतह पर तो बहुत ज़बरदस्त सामना कर रही है। चारों तरफ से यलगार हो रहा है। मुझे तो तारीख़ी वो वक्त याद आ जाता है जब चंगेज़ खान ने हमला किया था और तहस नहस तहबाला कर दिया था इस्लामी मुआशिरे को, इस्लामी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया था। और हुलाकू खान ने जब बगदाद के 10 लाख किताबों की लाइब्रेरी को दरियाए दजले में पुल की तौर पर इस्तेमाल करके हमारे एक ज़बरदस्त असासे को ख़त्म कर दिया था, वो ज़माना भी याद आता है। अब उसके कई साल बाद, 800 बरस बाद, फिर से बगदाद पर वही सानहा गुजरा और वही आलम हुआ कि तमाम किताबें, वहाँ की लाइब्रेरीज, यूनिवर्सिटी, वहाँ की म्यूज़ियम सब ख़त्म हो गई। खैर, मैं उस पर ज़्यादा तफसील से अंदर जाना नहीं चाहूँगा। मैंने जैसे अर्ज़ किया, कुछ इदारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं एक इदारे को यहाँ ज़िक्र करूँगा जिसका मैं पिछले 14 बरस से प्रेसिडेंट और चेयरमैन हूँ, सदर्न इंडिया एजुकेशन ट्रस्ट। ये सिर्फ तालीम निस्वां पर कंसंट्रेट कर रही है। अब तक हमने 90,000 लड़कियों की तालीम दी है उनको, और MA और PhD तक की तालीम दी है। उसमें से ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है जो बार बार मैं जिक्र करता रहता हूँ, उस 90,000 में से 40,000 मुसलमान लड़कियाँ और 50,000 गैर मुस्लिम लड़कियाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ मुसलमानों के मसाइल लेकर जाए, दलितों के मसाइल लेकर जाए, डिप्रेस्ड सेक्शंस के मसाइल लेकर जाए, तमाम के लेकर जाए। ये एक स्टेट लेवल कमेटी की भी ज़रूरत है। अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि कुछ मुस्लिम लीडर्स ने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। मैं बहुत ही इसके साथ अर्ज़ करूँगा कि यहाँ एक मुशावरत का इदारा है, बहुत अच्छा इदारा है, ज़फ़रुल इस्लाम खान साहब जिसके सदर हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की एज मुशावरत, तो उन्होंने कहा हमारी मुशावरत ने यह फ़ैसला किया है कि हम उनसे मिलेंगे नहीं। मैंने कहा ये तरीक़ा सही नहीं है। हम जब तक मिलेंगे नहीं, इत्मा में हुज्जत नहीं होगा। इत्मा में हुज्जत ज़रूरी है। ये ज़रूरी है कि हम मिलें उनसे, मिलकर बताएं कि साहब ये आपने वादे किए हैं और इन वादों की तकमील ज़रूरी है। तो मेरी यही आप लोगों से ये है कि अगले 3 दिनों में आप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग पर फोकस करें और ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाएं जो अपना जो हिस्सा है, अपना जो इस मुल्क के एसेट्स में हिस्सा है, इस मुल्क के बजट में हिस्सा है, वो हिस्सा डिप्रेस्ड क्लासेस को कैसे मिल सके, मुसलमानों को, दलितों को, बैकवर्ड क्लासेस को, सबको कैसे मिल पाए, इस पर फोकस होने की ज़रूरत है। और आखिर में मैं, उर्दू का एक मशहूर शेर है
उसमें कहा है कि ये बज़्म में है या कोताह दस्ती में है महरूमी, ये बज़्म में है यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। बहुत शुक्रिया मूसा रज़ा साहब। और अब मैं अपनी एक नौजवान साथी अनम हसन को दावत दूंगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए। I will take this opportunity to thank Abu Saleh Sharif for an insightful opening, Mr. Musa Raza, Mr. Sirajuddin Qureshi, and all the dignitaries and the guests who are present. Thank you. Vitalizing community. The moderator will be Qurban Ali, a senior journalist. For speakers, we have Sajjad Nomani, renowned Islamic scholar, and Farah Naqvi, noted activist and former member of the National Advisory Council. अब सवाल ये है कि कहाँ से हम शुरू करें। अभी अबू सालेह शरीफ साहब ने बहुत ही इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन दिया और मुझे लगता है कि यही मर्ज़ की सही मायनों में तशख़ीस है। अब जब मर्ज़ पता चल जाता है तब फिर उसके इलाज का काम किया जाता है। तो वो इलाज का काम किस तरह से किया जाए, मुझे लगता है कि और जो मेरी एक नाक़िस समझ है, लिमिटेड नॉलेज है, उसके मुताबिक काफ़ी जगह काम हो रहा है। और आज इस हॉल में पहली मर्तबा मैंने देखा कि कोई सियासी जलसा नहीं हो रहा है, बल्कि समाज के बारे में तशवीश का इजहार किया जा रहा है उस दर्द के साथ कि साहब ये जो हालात हैं इनको कैसे बेहतर किया जाए। तो जो साउथ इंडिया है वहाँ तो बहुत अरसे से काम हो रहा है, बहुत ज़माने से काम हो रहा है, काफ़ी हद तक वहाँ हालात बेहतर भी हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बुरे हालात हैं वो बीमारू स्टेट्स में ही हैं, नॉर्थ इंडिया में ही है, और सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है जहाँ 25% से ज़्यादा आबादी मुसलमानों की है। और वहाँ 33 साल तक एक ऐसी हुकूमत थी जो मुसलमानों का हमदर्द होने का दावा तो करती थी, लेकिन उनके हालात बेहतर करने में शायद उसकी कोई दिलचस्पी न थी। और 33% आबादी असम में है, वहाँ भी हालात बहुत ख़राब हैं। वहाँ न सिर्फ समाजी तौर पे बल्कि सियासी तौर पे भी काफ़ी हालत ख़राब है और काफ़ी वायलेंस हाल के दिनों में कोकराझार वगैरह का अगर आप देखें तो हालात बहुत ख़राब। तो मैं अब दरख्वास्त करूंगा फराह नकवी साहिबा से कि उनका भी काफ़ी काम है इस सिलसिले में, नेशनल एडवाइज़री कमेटी की वो मेंबर भी रही हैं, तो वो इस पर कुछ रोशनी डालें कि कम्युनिटी को रिवाइटलाइज करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है। कुर्बान अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मौलाना सज्जाद नोमानी आपको मेरा सलाम। नावेद साहब चाहे जहाँ पर भी हूँ, डॉक्टर अबू सालेह शरीफ और सब यहाँ आए हुए भाई और बहनों, ख़वातीन और हज़रात, सबको मेरा सलाम और नमस्ते। आज का ये प्रोग्राम कुछ बदलते हुए हालात में हो रहा है। एक तो हमें चाहिए सबसे ज़रूरी चीज़, वो है सिक्योरिटी। जब तक सिक्योरिटी नहीं होगी, जब तक सिक्योरिटी का एहसास नहीं होगा, तब तक आप क्या डेवलपमेंट की बात करेंगे और क्या तालीम की बात करेंगे और क्या इदारे खोलेंगे और क्या करेंगे। जब जान को आफत आएगी तो ये प्रायोरिटी तो हर मतलब ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रायोरिटी इज फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ एवरी माइनॉरिटी कम्युनिटी। जिस तरह ईसाइयों पर हमले हुए हैं इन पिछले महीने, शर्म से हर हिंदुस्तानी का सर झुक जाना चाहिए कि इतने खुले आम ईसाई गिरजों पर, ईसाई घरों पर, ईसाई पादरियों पर ऐसे हमले किए हैं इस पिछली सरकार ने कि हमारा सिक्योरिटी, माइनॉरिटीज के लिए सिक्योरिटी हमारी पहली मांग, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, चाहे आप पार्टी की सरकार से हो, बगैर उसके हम बात करने को तैयार, मैं तो बात करने को तैयार नहीं हूं। नहीं भेजेंगे मैं अपनी लड़की को स्कूल अगर उसकी सिक्योरिटी की हिफाजत की आप, लड़के को स्कूल नहीं भेजूंगी। सोशल वर्कर्स नहीं बनाऊंगी अपने बच्चों को, क्योंकि कल को पुलिस आएगी, कहेगी बहुत ऊंची आवाज में बोल रहा है बे।
डर जाएंगे हमारे बच्चे, और डर चुके हैं हमारे बच्चे। नौजवान लड़के, नौजवान लड़कियां जो निकले थे सोशल वर्क करने, डर डर कर भाई किसी सेफ जॉब में उनको डाल दो, क्योंकि सोशल वर्क का, एक्टिविज्म का मतलब क्या है? एक्टिविज्म में निहित है कि आप ऊंची आवाज में बोलिए, आप लोगों को इकट्ठा करके नुमाइंदगी कीजिए। 4 मुसलमान लड़के क्या कि टेरर सेल कहला दिए गए तो क्या इकट्ठा होंगे? ये डर है। सिक्योरिटी पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता है हर माइनॉरिटी के लिए, दलितों के लिए। दैट इज आवर फर्स्ट डिमांड। फिर बाकी देखिए कितना आप कंट्रोल करेंगे और कितना आप पार्टी कंट्रोल करेगी ये साक्षी फलाने और साध्वी ढिमकाने को। ये अपने बयान, अपने वक्तव्य करते रहेंगे, बेहुदा हो, एंटी माइनॉरिटी हो, केस फाइल कीजिए। घर वापसी का एक भूत कि घर वापसी हो रही है और जितने मुसलमान हैं केरला में पकड़ लो 100 मुसलमानों को, तमिलनाडु में 200, फलानी यूपी में कितने पकड़ लिए, सबकी घर वापसी हो रही है। मुसलमान डराए भैया, ये हो क्या रहा है? ये किसी को और ये कि देखिए कन्वर्जन कीजिए लेकिन बगैर इंड्यूसमेंट के। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब कि आप बगैर लालच दिए अगर कोई हिंदू अपने दिल से मुसलमान बन जाता है, ईसाई बन जाता है, कुछ भी बन जाता है दिल से, तो ठीक है, लेकिन आप उसको पैसे का लालच मत दीजिए, नौकरी का लालच मत। वो गैर कानूनी होना चाहिए, यही कहती है भाजपा सरकार। हम में से किसी को ये हिम्मत नहीं हुई चिल्लाने की कि सबसे बड़ी इंड्यूसमेंट, सबसे बड़ी लालच भारत सरकार देती है। क्या लालच देती है? आप केरल में 100 दलित मुसलमान बन गए दलित हिंदू, क्योंकि आज दलित मुसलमान आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता, आपको जॉब्स नहीं मिलती। दलित हिंदू हैं तो आपको रिजर्वेशन। ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अगर आपको इसके बारे में नहीं मालूम है तो खुदा के लिए जान लीजिए। एक 1950 का ऑर्डर जो 2 बार ये तब्दील हो चुका है, उस ऑर्डर में लिखा है कि दलित किसको रिजर्वेशन मिलेगी, आरक्षण किसे मिलेगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में और सरकारी नौकरियों में। आज की तारीख में आरक्षण हिंदू दलितों को, बुद्धिस्ट दलितों को और सिख दलितों को मिलेगा। मुसलमान दलित और ईसाई दलितों को नहीं मिलेगा। इससे बड़ी लालच और इंड्यूसमेंट क्या हो सकती है? बल्कि केरल में तो लोगों ने बयान ये किया कि देखिए हम हैं तो दिल से मुसलमान, लेकिन हम ये घर वापसी करा लेंगे क्योंकि अब हिंदू बन जाएंगे तो हमें रिजर्वेशन मिल जाएगा। ये तो बड़ी क्लियर लालच है और ये सरकार की लालच है। लेकिन हम चिल्ला करके कहने की हिम्मत नहीं करते कि सबसे क्या कहते हैं आपकी कन्वर्जन बगैर इंड्यूसमेंट के नहीं। आप सबसे बड़ी इंड्यूसमेंट तो भारत सरकार दे रही है। इस ऑर्डर को बदलिए। रिजर्वेशन दलित ईसाइयों, दलित मुसलमानों को मिलना चाहिए। ये आंकड़ों में देखिए दलित मुसलमान इतनी बड़ी तादाद में है नहीं, लेकिन ये प्रिंसिपल्स की लड़ाई है, ये प्रिंसिपल की लड़ाई है। तो बिल्कुल खुली नाइंसाफी है। आपने 2 धर्मों को अलग कर दिया, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा इफ यू आर अ दलित। इट्स कंप्लीटली अनफेयर। ये हमारी प्रायोरिटी लड़ाई नहीं है, लेकिन ऑन प्रिंसिपल ये भी लड़ाई होनी चाहिए। बहरहाल मैं डिविएट कर रही हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि थक आ चुके हैं हम ये घर वापसी और साध्वी और साक्षियों से। द पॉइंट इज दैट जो सुबह कह रहे थे, कुरैशी साहब ने भी कहा, मूसा रजा साहब ने भी कहा, कटोरा लेके तो देखिए कहां पर लिखा है आपके दीन में कि आप सब्सिडी लेकर के हज पर जाएं। जब आपकी इतनी काबिलियत होगी, कमाएंगे, यही तो लिखा है ना, हज पर जाइए, बेशक जाइए, हमारी दुआएं आपके साथ, हज अपनी कमाई से जाइए। सरकारी सब्सिडी लेकर के काहे हज पर जाना है हिंदू इंडियन मुस्लिम्स को, ये समझ में आज तक मुझे नहीं आया। और इसके चलते ही ये अपीजमेंट कहिए सरकार से हमें नहीं चाहिए हज सब्सिडी, हमें मॉडर्न एजुकेशन चाहिए। कहिए सरकार से हम अपने मदरसे चला लेंगे। देखिए जब एक खौफनाक इंसान, योगी आदित्यनाथ जैसा इंसान, जब पार्लियामेंट से के फ्लोर से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है,
लेकिन उसके जहर में एक सच्ची बात निकल जाती है कि भाई ये कहाँ का कि आप इमामों को तनख्वाहें दे रहे हैं, हम मंदिरों में पुजारियों को तनख्वाह क्यों नहीं देते? क्यों नहीं देते? नहीं देनी चाहिए हमें इमामों को तनख्वाह सरकारी खजाने से। ये कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं भीख कटोरी लेकर के ना जाएं, हज के लिए ना जाएं कटोरी लेकर के, इमामों की तनख्वाहों के लिए ना जाएं। वक्फ की बहुत प्रॉपर्टीज हैं मुसलमानों के पास। आपको अगर कम्युनिटी, देखिए सबको अपना दीन प्यारा है, इमाम जरूरी है, वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं टू टेक केयर ऑफ देम। हज आपके लिए अगर जरूरी है, सब्सिडी ही चाहिए तो कम्युनिटी से लीजिए, बंद कीजिए ये सब सरकार से मांगना। लेकिन बाकी जो चीजें हैं वो कटोरा नहीं है, वो हमारे हुकूक हैं। हमें मॉडर्न स्कूल्स चाहिए अपने बच्चों के लिए, दीनी तालीम हम मदरसों में करा लेंगे। जहां मुसलमान बच्चों की तालीम की बात उठती है कहते हैं उर्दू टीचर्स अपॉइंट कर देंगे। भाई ये उर्दू कब से मुसलमान का बोझा हो गया? उर्दू, वी आर प्राउड ऑफ उर्दू, बट उर्दू हमारी लेगेसी है इस मुल्क को। उर्दू को प्रिजर्व करना सिर्फ हमारी जिम्मेदारी कब से बन गई? उर्दू हिंदुस्तान की लैंग्वेज है, उसको आप मेन स्ट्रीम करिए। I am completely against this idea that every time we speak of education for Muslims, we have to talk about Urdu. We need to talk about, we need to preserve. Urdu is dear to me. उर्दू मेरे लिए एक जज्बाती, मेरे लिए कल्चरल इशू है, लेकिन वो मुसलमान इस्लामिक सिविलाइजेशन की हिंदुस्तान को एक देन है। उसको आप एक मुसलमान डब्बे में बंद करके, उर्दू मर रही है और मर जाएगी। ये हिंदुस्तान की जिम्मेदारी है कि उर्दू को आप जिंदा रखिए। डू नॉट मेक इट अ मुस्लिम प्रॉब्लम। आइडियाज बहुत हैं कि इसको किस तरह से किया जाए। बहरहाल मैं अपनी बात यहीं खत्म करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा जायका बदल जाएगा, इत्मीनान से बैठिए। खाने के आखिर में कुछ शीरीनी भी ज़रूरी होती है और कुछ चटनी अचार आप लोगों को मिल चुका। अब मैं मिठाई पेश करता हूँ। देखिए, जिस किस्म के हालात में इस वक्त इंडियन मुस्लिम्स हैं और दुनिया में बहुत जगह पर माइनॉरिटीज़ कुछ इसी किस्म के हालात में हैं, उनके सामने 3 किस्म के ऑप्शंस होते हैं। एक ऑप्शन होता है आइसोलेशन का, कि वो आइसोलेट हो जाएं और घेट्टो की साइकोलॉजी में वो फंस जाएं। किसी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये सब बहुत ही पढ़े लिखे और इंटेलेक्चुअल्स मौजूद हैं, एक्टिविस्ट लोग मौजूद हैं। आइसोलेशन से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती, वो पीछे ही चली जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल काबिल गौर नहीं है, इसको रूल आउट किया जाना चाहिए। दूसरा ऑप्शन होता है कन्फ्रंटेशन का। कन्फ्रंटेशन मसाइल का हल नहीं हुआ करता, उससे मसाइल अक्सर उलझा ही करते हैं। और हमारे मुल्क में हमारे सामने जो इम्कानात हैं, जो बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं, नेगेटिव कुछ एस्पेक्ट्स के बावजूद, उनके लिहाज से तो कन्फ्रंटेशन का इंडियन मुस्लिम्स के लिए उसको सोचने का भी कोई जवाब नहीं है। तीसरा ऑप्शन हमारे सामने बचता है कम्युनिकेशन का। अगर हम मुस्लिम्स इस्लाम को ठीक से समझकर और उसको अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस में लाकर विजडम के साथ, पेशेंस के साथ और ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए अपने कम्युनिकेशन को दुरुस्त करें, तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। 2 चीज़ों की ज़रूरत है हमारे मुल्क को। हमारे प्रोफेशनल्स जो हैं उनके पास वैल्यूज़ नहीं रह गई, और जिनके पास वैल्यूज़ हैं उनके पास वो प्रोफेशनल नहीं है। ये है हमारा सबसे बड़ा मसला। इसीलिए रोज़ाना स्कैम्स हो रहे हैं, और जो लोग स्कैम्स कर रहे हैं
इतने लाख करोड़ के कि मैं अगर आपसे अभी कहूं कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो स्कैम पकड़ा गया है 85 लाख करोड़, मैं आपसे अगर कहूं कि आप उसको डिजिट्स में लिखें तो शायद अक्सर लोग गलती करेंगे, एक आध जीरो कम होगा, एक आध जीरो ज़्यादा होगा। ये स्कैम जो लोग कर रहे हैं ये हाईली एजुकेटेड लोग कर रहे हैं, ये इलिटरेट लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये पढ़े लिखे लोग हैं, क्वालिफाइड हैं, एजुकेटेड नहीं हैं, इनके पास वैल्यूज़ नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, ये जो आज सोशल गोया लीडर्स कहा गया है, मैं तो खैर लीडर्स में कभी नहीं हूँ, खुदा करे कभी ना हूँ, मैं छोटा सा वर्कर हूँ। इसमें आने पर मैं रजामंद हुआ इसलिए कि हमारा असल जो मसला है वो ये है कि हम ज़मीन से जुड़कर अपने लोगों का ही नहीं इस मुल्क के तमाम कमज़ोरों की खुद खिदमत करें। हमारे खवास आवाम से कटे हुए हैं, साफ बात है, साफ बात है। हमारे खवास आवाम से कटे हुए हैं। जिस कम्युनिटी के खवास, ये ज़रा गाढ़ा उर्दू है, गाढ़ी उर्दू है, माफ़ कीजिएगा, कि हमारे जो ज़रा इंटेलेक्चुअल है, ज़रा वो लोग हैं, वो भी किसी गांव का इराफ करें, वो गलियों में जाएं, वो शहर के पुराने हिस्सों में जाएं। ये हमारी कम्युनिटी के मिजाज की वो ख़राबी है। इसको मलामत करने के लिए हम लोग आज यहाँ नहीं बैठे, इसकी गलती का एतराफ़ करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए हमें इस बात का एतराफ़ करना चाहिए कि कहीं ना कहीं हमसे ये गलती हुई है कि हम अपने गरीबों। दूसरी बात, अगर आप सियासी मैदान में बात कर रहे हैं तो आप इस पर भी गौर कीजिएगा कि देखिए स्टेशन पर खड़ा होता है एक मुसाफिर भी रेल के इंतज़ार में और एक कुली भी रेल के इंतज़ार में खड़ा होता है। दोनों के इंतज़ार में बहुत फ़र्क होता है। मुसाफिर इंतज़ार करता है रेल का बैठकर मंजिल तक पहुँचने के लिए, कुली इंतज़ार करता है एक बाबू को उतार देने और एक बाबू को चढ़ा देने के। हम इंडियन मुस्लिम्स अब तक इलेक्शन की रेल का इंतज़ार करते रहे हैं कुली के हैसियत से, और अब तक का तजुर्बा यह है कि हमने जिस बाबू को उतारा है वो क्या मजदूरी देता, हमने जिस बाबू को चढ़ाया है वो भी कभी मजदूरी नहीं देता। बातें बहुत हैं लेकिन मैं अपने वक्त की लिमिट से क्रॉस नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया। सज्जाद नोमानी साहब ने कम्युनिकेशन चैनल ओपन करने की बात कही, बहुत मुनासिब बात है। बहरहाल अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। हमारे एक नौजवान साथी हैं अकरम। मुजफ्फरनगर दंगों में आप सभी जानते हैं कि क्या कुछ हुआ, लेकिन उस सानहा के बाद और उस क्राइसिस के बाद जिस तरीके से अकरम और उनकी दो ख़वातीन साथियों ने जिस तरीके से काम किया, आज वो किसी वजह से नहीं आ सकी। अकरम बहरहाल उनके साथ एक हैं। हमारे काम के दो वहाँ पहलू थे। एक तो हमें लीगल पे भी वहाँ काम करना था क्योंकि बड़े लेवल पे लोगों के घर जलाए गए थे, कत्ल हुए थे और ज़ख्मी हुए थे बहुत से लोग। तो FIR का जो मरहला था वो पूरा होने के बाद वहाँ एक SIC का गठन हुआ था सरकार के द्वारा, और SIC ने अपना इन्वेस्टिगेशन का दौर शुरू कर दिया था। उसमें स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना, जो विक्टिम्स थे, जो मजलूम थे, जिनके घरों में से कत्ल हुए हैं, जो गवाह थे, तो वो उस वक्त पे हमने उन लोगों को सपोर्ट किया। हम काम वहाँ एक और ये कर रहे हैं कि जिन गाँवों में कुछ हमने गाँव चुने हैं जहाँ पे लोग वापस गए हैं, तो वहाँ पे किस तरह का माहौल है, वो वापस गए हैं क्या सिक्योरिटी फील कर रहे हैं। तो वहाँ पे कुछ जगहों पे तो ऐसा हुआ कि जहाँ पे बड़े लेवल पे दंगे हुए थे, जैसे संभाल का एक गांव है, वहाँ पे लगभग 8-10 घर फूंक दिए थे, एक मर्डर भी हुआ था, कई लोग जख्मी हुए थे। तो वहाँ उनको समन जारी कराए जो लोग अक्यूज थे कि दोबारा ऐसी हरकत ना करें, और जो लोग कुछ लोग ऐसे भी जो गुंडे टाइप के थे उनको भी समन जारी हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। SP ने उनको लिखा प्रॉपरली कि दोबारा अगर इस तरह की एक्टिविटी में आप पाए गए तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो वहाँ ऐसा माहौल दिख रहा है कि जो मुस्लिम है वहाँ महसूस कर रहा है कि नहीं, अब हम उनकी तरफ अगर नज़र उठा के देखते हैं तो वो झुका लेते हैं और वो सामना नहीं करते। पहले जो गालियाँ देते थे, हमें तरह तरह के कमेंट कसते थे, तो वो चीज़ नहीं आ पा रही है। रमजान चौधरी साहब जो दिल्ली से सटे मेवात से तशरीफ लाए। आज पता नहीं क्यों नंबर हमारे यहाँ आ गए, मुझे इस पे भी बड़ा ताज्जुब हो रहा। शायद हमारे यहाँ गोपालगढ़ में 10 लोग शहीद नहीं हुए होते, और शबनम हाशमी और नवेद हामिद साहब जो इसके मोमिन के सेक्रेटरी हैं, वो अगर वहाँ नहीं गए होते तो शायद मैं आज स्टेज पे बैठा नहीं होता। तो अगर हमें यहाँ तक इन लोगों तक पहुँचने के लिए भी 10-10 लोगों की शहादत की ज़रूरत है, तो ये हमारे लिए बहुत तशवीश की बात है। मैं इस वक्त बुलाना चाहूँगा मौलाना शमशुद्दीन सालेह साहब जो इमामुल खतीब हैं मक्का मस्जिद चेन्नई के। अगर एक लड़का
मुसलमान स्टूडेंट अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिया हुआ सलाहियत के साथ, अल्लाह की मदद के साथ अगर पढ़ के आगे जाके अगर ब्यूरोक्रेसी बनेगा या तो IAS, IPS, IFS, IRS जैसे डिसाइडिंग अथॉरिटी बनेगा तो उसका क़ुव्वत जो है तकरीबन 35 साल के लिए। और जितना ही बड़े आप माशाल्लाह इधर बहुत हमारा मूसा रज़ा साहब तशरीफ़ रहते और IAS ऑफिसर भी होंगे। आप हजरात जानते हैं जो भी प्राइम मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, उनको चलाने वाले, डायरेक्ट करने वाले IAS ऑफिसर हैं। अगर IAS, IPS ऑफिसर के हटा करके, उनका राय के हटा करके, इग्नोर करके कोई बड़े से बड़े चीफ मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, मिनिस्टर हो, उनके IAS ऑफिसर को राय को हटा करके, इग्नोर करके हुकूमत नहीं चला सकता है। ये हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हक इस तरह है। इसलिए हमने सोचा हम इसके बारे में ज़रा सोचेंगे बोल के ये ख्याल जो हैं 2-3 साल पहले जब मैं हज को गया था, हज के मताफ में बैठ के हमारा कौम के फ़िक्र करने वाले चंद हज़रात से बातचीत करते वक्त ये आइडिया आया। अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम तमिलनाडु को आने के बाद, चेन्नई आने के बाद इसके बारे में चंद हज़रात से मशवरा किया। अल्लाह ताला ने उसको आगे बढ़ाया। एक IAS अकाडमी कायम हो गया 2.5 साल पहले। ये IAS अकाडमी जो है, ये IAS अकाडमी का जो गवर्निंग बॉडी मेंबर्स हैं और चलाने वाले हैं, मैं इंक्लूडिंग, कोई भी IAS नहीं है, IAS का बैकग्राउंड कोई भी नहीं है। हमारा घर में हमारा मामू IAS हैं या हमारा चचा EPS हैं, हमारा माँ IFS है, इस तरह नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कौम के फ़िक्र के साथ ये IAS अकाडमी कायम हुए। सबसे पहले IAS अकाडमी कायम करने से पहले दिल्ली आके, दिल्ली UPSC के लिए हब हवासरा जानते हैं, यहाँ आके एक जायज़ा लिए बड़े बड़े IAS अकाडमियों से, वाजरा मंडरवी एंड KSG स्टडी सेंटर एंड इस तरह बड़े बड़े IAS अकाडमियों से जायज़ा लिए। उसमें पता चला ये मामूली चीज़ नहीं है। फिर भी अल्लाह के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा रख के कायम हुए। यहाँ से जो वाजरा मंडरवी का फाउंडर है मिस्टर रविंद्रन, वो खुद हमारा अकाडमी की तशरीफ़ लाए, हमारा दावत को कबूल करके। सबसे पहले हमारा स्टूडेंट से 30 स्टूडेंट का पहले बैच था, वो बैच से बातचीत हुई। तब उन्होंने बोला, हमने उनसे पूछा सर क्या इसमें राय है, इसमें कोई IAS IPS बन सकते हैं, इसमें कोई रिजल्ट निकल सकते हैं। उन्होंने बतलाया, मौलाना जी आप 5 साल तक रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है IAS अकाडमी चलाना, IAS बनना। 5 साल तक अब इसके रिजल्ट के बारे में मत पूछिए, आप ट्रायल बनकर चलाइए, 5 साल के बाद ही और रिजल्ट को देख सकते हैं। इस तरह बहुत मुजर्रिब लोग, तजुर्बादार लोग इसी राय ने पेश किया। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने करम से सबसे पहली बैच से, सबसे पहले ग्रुप से अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले साल में एक लड़का अल्हम्दुलिल्लाह IAS बन के अभी शिमला में ट्रेनिंग में है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ तो हमारे माँ बाप या हम में से बहुत सारे लोग जो उससे पहले के हैं, हमने फैसला किया था उस हिंदुस्तान में रहने का जो एक सेकुलर और डेमोक्रेटिक देश है, और हम जानबूझ के पूरी हकीकत जानते हुए पाकिस्तान नहीं गए थे। जिनको मुसलमानों की लीडरशिप सिर्फ मुसलमानों के अंदर ढूंढनी थी, उन्होंने अपना मुल्क बना लिया था। अगर हम लगातार मुसलमानों की लीडरशिप की दुहाई ना देते रहें तो कौम के लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा मानना है हम सेकुलर मुल्क में रहते हैं, हर लीडर जो सेकुलर है, जो डेमोक्रेटिक है, वो हमारा भी उतना ही लीडर है जितना किसी और कौम का लीडर है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी जाति का। मुझे नहीं लगता अगर हमें मुसलमानों का मुसलमान लीडर ढूंढना है तो फिर हिंदुओं का हिंदू लीडर होने दीजिए ना, फिर परेशानी क्या है? फिर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जब हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी खून के एक आंधी चलाता हुआ आके बैठता है गद्दी पे, तो उसको बैठने दीजिए। फिर आपको काहे को कहते हैं कि परेशानी है? वो हिंदुओं का लीडर है, हम मुसलमानों का लीडर ढूंढ लाएंगे। तो ये कम से कम मैं इस बात को क्लियर करना चाहती थी। हमारे सामने अगर हम सोशल लेवल की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज डिस्क्रिमिनेशन का है, और मुझे लगता है कि इसको हमको बहुत सामने से फेस करने की ज़रूरत है। हम इसमें से पतली गली में से बच के नहीं निकल सकते। हम ये नहीं कर सकते कि आज एक हुकूमत में क्योंकि वो आ गए
जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो हम उनको माई बाप बना लें। आज सुबह यहाँ बात हो रही थी कि कोई किसी सरकार ने कुछ नहीं किया, कोई सरकार कुछ नहीं करती। इसका मतलब आप सबको एक जैसा समझ लीजिए। हम सच्चर कमेटी क्यों भूल जाए? हम जो इतनी सारी स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ें ला के दी गई उनको क्यों भूल जाए? हमने लड़ाई लड़ी उनको हासिल करने की। हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते ये हमारा हक है कि हमारी एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारे रहने की जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है, वो सरकार कोई भी हो। हम भीख नहीं मांग रहे। सुबह ये बात कही जा रही थी कि मांगने की आदत पड़ गई है मुसलमानों को। मांगने की कोई आदत नहीं पड़ी। हमारे संविधान में ये लिखा है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस देश के बराबर के नागरिक हैं, उनको बराबरी का हक दिया जाता है। और अगर हम गवर्नमेंट से कुछ डिमांड कर रहे हैं तो हमारा हक है, हम भीख नहीं मांग रहे। ये जो पूरा है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सबसे अच्छा है, कितने लोग सेल्फ एम्प्लॉय कर लेंगे अपने आप को? मुसलमान 90% गरीब है। गरीब मुसलमान कैसे अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉय कर लेगा? ये जिम्मेदारी बनती है सरकारों की कि जो पिछड़े हुए तबके हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स लाएं, उनको एम्प्लॉय करें, उनकी एजुकेशन करें। ये सारे बहुत अहम प्रश्न हैं। टाइम ज़्यादा नहीं है, सिर्फ आखिरी बात कहूँगी। हमें इस मुल्क में एक डेमोक्रेटिक सेकुलर सिटीजन की तरह लड़ाई करनी है। जिस तरह से कोई भी और डेमोक्रेसी में यकीन करने वाला, सेकुलरिज्म में यकीन करने वाला इंसान लड़ाई करता है और एक्टिविस्ट लड़ाई करते हैं, उस तरह से जिस दिन हमारी कौम ये लड़ना सीखेगी उस दिन आप देखिए हर चीज़ में फ़र्क आ जाएगा, हर चीज़ में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर हम लगातार वहीं जाते रहेंगे कि आज हम वाजपेयी हिमायती कमेटी में हैं, वो चले गए तो हम कांग्रेस की हिमायती कमेटी में हो गए, वो चले गए तो हम मोदी जी के दरवाजे पे पहुंच गए, और अब दिल्ली में ये नई सरकार आ गई है तो वहाँ पे हम चले गए। अपनी पहचान बनाइए एक सेकुलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तानी की तरह। और मुश्किलें बहुत सारी हैं जाहिर है, लेकिन और मेरे पास उन मुश्किलों का कोई ऐसा भी नहीं कि हर चीज़ का हल है या मैं कुछ आपको हल बताने के काबिल हूँ। लेकिन अगर हम इस सोच के साथ लड़ाई करेंगे तो हम अपनी भी और आने वाले जो भी हमारी जनरेशन्स हैं हिंदुस्तान की, किसी भी कौम की हो, हम उनके लिए एक नया हिंदुस्तान बना पाएंगे। शुक्रिया। तालीम निस्वां की अहमियत सब जानते हैं, लेकिन हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए, जैसे हम कि पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं। और 30 इंस्टीट्यूट हमने एस्टैब्लिश कर लिए, जिसमें 2 इंस्टीट्यूट मेरे नाम से है। मैं अपना नाम इसलिए कहना चाहती हूँ कि मैंने आबिदा इनामदार जूनियर कॉलेज और आबिदा इनामदार सीनियर कॉलेज एस्टैब्लिश किया है, जहाँ आज 9000 बच्चियाँ पढ़ती हैं और हज़ारों बच्चियाँ वहाँ से पास आउट होके गई। आज हमारे यहाँ स्कॉलर बैच चलती है, जिसमें से 10,000 बच्चे इंजीनियर बन चुके हैं, फार्मासिस्ट बने और भी डॉक्टर्स बने वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम, सभी जानते हैं। और हर बात ये कि पॉलिटिक्स के या गवर्नमेंट के तरफ हमने आंख उठा के इसलिए नहीं देखना चाहिए क्योंकि जो चीज़ें हम कर सकते हैं वो हमको करना चाहिए। ये कि वक्त की अहमियत अगर हम ना समझें, 24 घंटे सबके पास है लेकिन हम वक्त बर्बाद करते हैं, तो वक्त का अगर उसको तंजीम करें, सही से इस्तेमाल करें तो बहुत कम वक्त में ज़्यादा काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। वो अगर आप चाहते हैं तो मुझे फिर से बात कर सकते हैं। मेरा नाम जॉन है और हिंदुस्तान में साफ है कि मैं ईसाई हूँ, कैथलिक हूँ, मगर ग्रैंडफादर ज़रूर हूँ, फादर नहीं हूँ। कैथलिक कॉन्वेंट नहीं चलाता, स्कूल नहीं चलाता, FCR अकाउंट नहीं है मेरे पास, NGO नहीं चलाता। मगर सहाफ़ी हूँ 46 साल से, बाल सारे उड़ गए इसी काम में, और 46 और उसके पहले 3 साल और जो कॉलेज में पढ़ता था। 49 साल से सिविल राइट्स में काम कर रहा हूँ, जो थोड़ा बहुत अरसा होता है। और एक बात सीखी है जो मैं चर्च के अंदर भी इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से हर बिशप कह देता है कि हमको रिप्रेजेंट नहीं करता जॉन दयाल, और मैं बड़ी खुशी खुशी ये कबूल करता हूँ कि मैं किसी को रिप्रेजेंट नहीं करता। कड़वी बात कहता हूँ, अगर आपको नापसंद हो
जब मैं बाहर निकलूंगा जूता उठाइए, अब 5 मारिए मेरे को। इस्लामोफोबिया एक हकीकत है जिसमें जब कोई कांड होता है, गुजरात भी जब होता है, सेड्रिक प्रकाश की आवाज आती है। फादर सेड्रिक प्रकाश जेसुइट। गुजरात के हर ईसाई की आवाज नहीं आती है। बंबई से अब्राहम मथाई की आवाज आती है। बेंगलोर से फादर डॉक्टर प्रोफेसर एम्ब्रोस पिंटो की आवाज आती है। कंडमाल से फादर अजय सिंह की आवाज आती है। 2.5 करोड़ ईसाइयों में से 3.25 आदमियों की आवाज आती है। और शायद दिल्ली से कभी कभार मैं भी बोल देता हूँ 4.25 आदमी। कोई वजह तो होगी, उसको भी समझना जरूरी है कि क्या वजह आ गई है कि ईसा मसीह के कहने पे चलने वाले, जिन पे हुक्म है अपने पड़ोसी से, अपने दुश्मन से प्यार करना जैसे वो अपने आप से करते हैं, क्यों नहीं आपके आंसुओं में अपने आंसू मिलाते हैं? जहां आपका खून बहता है, अपना पसीना दिन में जाके इन्वेस्टिगेशन करने में या रात को शाम को अपने नमकीन आंसू भी नहीं बहा पाते हैं आपके नमकीन खून के ऊपर। क्या वजह है? गुनहगार कौन है इस बात का? और क्योंकि फिगर्स की बात हो रही है, मिसेस इमामदार भी काफी फिगर्स छोड़ के गई है, तो फिगर्स के अगर नंबर के ऊपर जाया जाए तो 50% जिम्मेवारी आपकी है और बाकी 50% मेरी है। हम दोनों के बीच में क्या हो गया है कि हम एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है उसको भी ठीक से नहीं कह सकते हैं। शबनम आ जाती है, सीमा आ जाती है, नावेद आ जाते हैं, जमात के 1-2 आ जाते हैं, जमीयत के शायद कभी कभी इक्का दुक्का आ जाते हैं। क्यों हमारे, उनको जलसा कहूँ या उनको क्या कहूँ मैं, क्यों नहीं आ पाते? और आपके जलसों में हमारी सिस्टर्स नन्स अपनी वर्दी पहन के क्यों नहीं दिखाई देती? कुछ जवाब मैं काफ़ी दिनों से ढूंढ रहा हूँ। सीमा जैसी मेरी दोस्त हैं, शबनम जैसे मेरे दोस्त हैं, इसके ऊपर हम ढूंढ रहे हैं किस तरीके से कौम हिंदुस्तान के मुसलमानों के साथ, सरदारों के साथ। मैंने और सीमा ने सरदारों की शहादत में काफ़ी लिखा। 1984 में मेरी बहुत जूनियर रिपोर्टर थी और उन रिपोर्टर्स में थी जो कई बारी तो लिखती कम थी और रोती ज़्यादा थी, क्योंकि जो देख रहे थे उसको पहले उसके साथ रोना पड़ता था, फिर आके लिखना पड़ता था कि बिना दिल के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? कोई पार्लियामेंट की डिबेट थोड़ी हम लिख रहे हैं। क्या स्वामी आदित्यनाथ ने ये बोल दिया? इंसानों के ऊपर, इंसानों के खून का, इंसानों के रेप का, इंसानों की चलती लाशों के बारे में लिख रहे हैं। रोना तो बहुत जरूरी था। मेरे जो तजुर्बे से मैं कहता हूँ कि क्या वजह है हम लोग अपने एक दूसरे के ऊपर क्या जुल्म हो रहा है नहीं पहचान पा रहे हैं। मैं बड़ा फील्ड वैज्ञानिक हूँ, यूनिवर्सिटी में विज्ञान पढ़ाता हूँ, उसमें एक हिस्ट्री और साइंस भी पढ़ा था, थोड़ी सी साइकोलॉजी भी पढ़ी थी। एक साइकोलॉजी में बेसिक एग्जाम्पल दिया जाता था हमारे ज़माने में, अब शायद बदल गया होगा पेडागॉजी। एक पिंजरे में आप चूहे लीजिए और उसको जमुना में डुबोना शुरू कीजिए, क्योंकि जब कई जगह खासकर चावड़ी बाजार वगैरह में जब चूहे पकड़े जाते हैं ना, जो पकड़ते हैं चूहों को, दिल उनका बड़ा नरम होता है, मारना नहीं मांगते हमको। किसी और को कहते हैं कि यार जाए, को तू जाके छोड़ दे या मार दे, हमको बताना मत, तो जाके जमुना में डुबो देता है उनको, पूरे पिंजरे को। जब डुबोना शुरू करता है, पहले चूहा खुश है, धीरे धीरे करके चूहा के ऊपर जब पानी आता है, जो प्यासे हैं वो थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, फिर पानी बढ़ता है, फिर वो तैरना शुरू करते हैं, और जब पानी सर के ऊपर आ जाता है एक दूसरे को काटना शुरू कर देते हैं, फिर डूब जाते हैं, मर जाते हैं। उससे हमको क्या सबक है? मेरा ख्याल है हमारा जो सबक है, और कुछ ने बहुत ढंग से बोला था, हम अपनी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं अकेले 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 अकेले, कौम और मिल्लत की लड़ाइयों को समझ के लड़ रहे हैं।
दीन की लड़ाई। और शबनम ने बहुत ठीक कहा, यहाँ दीन की बात नहीं है। अगर मैं ईसा मसीह को खुदा का बेटा ना मानूं तो मैं ईसाई थोड़ी हूँ। अगर उसको नबी मान लूँ तो मैं भी मुसलमान हूँ, मेरी दाढ़ी भी है, मेरे को बढ़ानी भी नहीं पड़ेगी। तो आप मेरे दीन पर अपने दीन के फर्कों को नहीं ढूंढना हमको, यहाँ पर वो तो है। हमको ढूंढना है कि हमको क्या हमारे यहाँ पे और किस वजह से हमारे हकूक हैं। हमको यहाँ पर अपनी सिटीजनशिप ढूंढनी है। लड़ाई है हमारी सिटीजनशिप की, क्या मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ या नहीं हूँ। और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस नागरिकता में अपनी कॉमन लड़ाई ढूंढें, अपनी सिटीजनशिप की लड़ाई में अपना एम्पावरमेंट ढूंढें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। इसने शब्द में ठीक कहा कि कोई भी पार्टी हमारे नेता है। क्या ईसाई अगर ज़्यादा हो जाएंगे पार्लियामेंट और हमारे लोग आपसे भी कम हैं तो क्या हमारी कोई मिल जाएगी? ऑस्कर फर्नांडिस थे, मार्गरेट अल्वा थी, सोनिया गांधी को भी कभी कभी ईसाई कहा जाता है, शायद हो या ना हो, क्या हो जाता है। उससे हमको कोई फायदा हुआ? कख फायदा नहीं हुआ। उड़ीसा के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के जंगलों के इलाके में हमारी लड़कियों की पढ़ाई शायद आपकी लड़कियों से भी कम हो। मगर इस लड़ाई को हम किस तरीके से लड़ सकते हैं ये हमारे को ढूंढना है। मैंने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसमें सरदार भी हमारे साथ हो सकता है, बुद्धिस्ट भी हमारे साथ हो सकता है, हम तो हैं आपके साथ। और सबसे बड़ी बात, हम लोग किस तरीके से, जिसको आप लोग सब कहते हैं कंधे से कंधा मिला, सिविल सोसाइटी बनाने में एक दूसरे का साथ देंगे। क्योंकि जिस देश में टेररिज्म की डेफिनेशन और टेररिस्ट की सर्च 74 से लेके 85 तक सरदारों की हो, 85 से लेके 2015 तक मुसलमान की हो, बीच में ईसाइयों की हो, वहाँ पर मुद्दा सिविल सोसाइटी का और पूरी जनता का आया था। उसमें हम लोग कैसे लड़ पाएंगे, ये मेरे को भी ढूंढना है, आपको भी ढूंढना है, मेरे को भी सीखना है, आपको भी सीखना है। लेट्स ट्राई एंड डू इट। थैंक यू। नवीद हामिद साहब को मुबारकबाद दूंगा और आप सबको। जहाँ तक मुसलमान का ताल्लुक़ है, एक सेमिनार हो रहा था, कांची अल्लाह साहब बाजू बैठे थे। वो कांची अल्लाह साहब है जो एक बुक लिखे हुआ आई एम नॉट ए हिंदू, आई एम नॉट ए हिंदू बोल के। उनका ये कहना था कि आप लोग की जब हुक्मरानी थी 700 साल, आप लोग भी ब्राह्मण के वैसे बन गए थे और ब्राह्मणों को अपना साथ बना गया था। ना कभी दलित का ख्याल करे, ना एससीज का करे, ना एसटीज का करे, सिर्फ हुक्मरानी के ऊपर तवज्जो दी। इस्लाम के जो बुनियादी हुकूक है उसको भी भूल गए। और हमारे आज जो हशर है, आपका हमारे से बदतर हशर है। हम आप नहीं रहते थे, आप हम नहीं रहते थे, अगर आप लोग दूरअंदेशी से सोचते तो उस वक्त जब आप हुक्मरानी करते थे। बात यह है कि लम्हों की ख़ता है, सदियों की सज़ा काट रहे हैं हम लोग। पूरे मुसलमान हो, इस्लाम क्या सिखाता है? इस्लाम मसावत सिखाता है, इस्लाम हर एक का हक। हम जब ये मुसलमान पे जुल्म होता है तो हम शिकायत करते हैं क्रिश्चियन हमारे साथ नहीं आया। मुसलमान पे जुल्म होता है तो हम ये सोचते हैं बुद्धिस्ट साथ नहीं आया, जैन नहीं आया। मगर कभी हम ये सोचें कि उनके ऊपर जुल्म हुआ तो हम भी खामोश तमाशाई बने हुए थे। बात यह है कि जब आप दूसरों के वास्ते फ़ाइट नहीं करेंगे तो आपके वास्ते दूसरा क्यों फ़ाइट करेंगे? हम अगर ये मुत्तहद हो जाएं एससीज एसटीज़ के साथ तो एक बहुत बड़ा फोर्स बन सकता है और फोर्स से हमारे आने वाला जनरेशन याद करेंगे। शुक्रिया। मैं पॉल दिवाकर हूँ, वो नेशनल कैंपेन ऑन दलित ह्यूमन राइट्स और वादा न तोड़ा अभियान, ये दो नेटवर्क्स है, इसके साथ में जुड़ा हूँ। मैं सिर्फ 2 शब्द और 2 बात आपके सामने रखने के मैं चाहता हूँ। रिलीजियस आइडेंटिटी के साथ कल्चरल आइडेंटिटी हमारा देश में बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है। वो किसी सेक्टर में, सोशल, एक्सेस टू इकोनॉमिक राइट्स, एक्सेस टू पॉलिटिकल राइट्स। मेन एस्पेक्ट रिलीजियस, वी आर ऑल वेरी क्लियर
and we are gathered here as religious minorities. But if you look at the whole process of history in our country, the minorities who have come here, not just based on a particular faith, but because they have opposed certain cultural fundamentalism that has existed in all these religions, which is that if you look at whichever religion that has brought in, not just in this part of the so-called Aryan civilization, but you take any other continent, there are certain socially excluded communities who have been systematically excluded from all resources. And if you look at our country, I think they have been brought below the line of touchability. And आप सबको मालूम है वो line of touchability, it's not just a physical untouchability का मामला नहीं. It is a matter of dignity, it is a matter of total exclusion, separate settlements, not able to access economic resources, not able to access political power, not able to have any social gatherings towards others as equal citizens in this country. And those who have challenged that fundamentalism have taken different religions. My generations before have not had the caste hierarchy. They were excluded. And today, my 3 generations ago, my parents or my mothers, whatever, they have taken to Christianity, not only because of the faith of Christianity, but because they have challenged the fundamentalism of Hinduism. The Vedic Brahminic Hinduism, which is excluded. Muslims के लिए multi-sectoral development plan, multi-sectoral development MSDP plans है. Last year they have allocated 3,720 crores. But when we looked at it, 90% of the money सिर्फ general programs में डाला. सीधा साफी इंडिविजुअल के लिए, फैमिली परिवार के लिए और बस्ती किधर है उनका डेवलपमेंट के लिए नहीं दे रहा है. So my appeal is, please, this movement should start a cell. वो एनालाइज करके हम क्यों क्या करें, सीधा साफी वो स्कीम्स बना के हमको बनाना है. उसे तो बिल्कुल साफ मालूम होता है, एहसास है कि सब लोग की ये राय है कि कोई ये लड़ाई अकेले नहीं लड़ सकते हैं और कोई दलित बन करके या मुसलमान बन करके या ब्राह्मण बन करके या ईसाई बन करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं. और आज हम लोग एक बहुत गंभीर और बहुत सख्त मोड़ पे खड़े हुए हैं और अभी भी हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ये मोड़ हमें कहाँ ले जाएगा, हम किस तरफ जाएंगे. तो ये लड़ाई एक बहुत गंभीर लड़ाई है और इसको सोच और समझ करके हमें आगे बढ़ना है. और जो ये पुरानी जो कहते हैं वेपन्स जिससे ये लड़ाई लड़ी जा रही थी, वो सब एक के बाद एक ख़त्म हो गए हैं. हमें नई सोच लानी है, हमें आगे जब बढ़ना है तो नए हथियार के साथ बढ़ना है. किस तरीके से ये लड़ाई लड़ेंगे, तो आज हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं अगर हम लोग सब, जैसे हमारे जितने स्पीकर्स हैं उन्होंने कहा है, अगर हम अपना जहन नहीं खोलते, हम आगे अपने अंदर से ये डर और नफरत नहीं हटाते हैं और हम ये नहीं डिफ्रेंशिएट करते हैं. जैसे शबनम ने पहले कहा कि पॉलिटिक्स एक जगह है और हमारा जो मज़हब है वो एक जगह है. और अभी जो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और जो लड़ाई हम लोग बाहर लड़ेंगे वो पॉलिटिकल फाइट है और उस पॉलिटिकल फाइट के लिए रिलीजियस वेपन्स नहीं चाहिए. उस पॉलिटिकल फाइट के लिए एजुकेशन, नॉलेज, सेक्युलरिज्म, भाईचारा और बिना डर के वो लड़ाई हमें लड़ना बहुत ज़रूरी है. एंडिंग द सेशन और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सब पैनलिस्ट और आप लोग का.